कक्षा 11वीं रसायन के अध्याय 2 परमाणु संरचना के अंतर्गत आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का अभ्यास करेंगे। तो आप भी हमारे साथ साथ अभ्यास कीजिएगा। यहाँ पे हमने अफबाउ नियम के आधार पर बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में ऑर्बिटल्स को लिखा है। अफबाउ नियम आप लोग जानते ही हैं, वो n+l रूल्स आपको पता ही है। n+l का मान जिसके लिए कम होगा उसके लिए ऊर्जा कम होगी, और जिसके लिए n+l का मान अधिक होगा उसकी ऊर्जा अधिक होगी। तथा जब n+l का मान समान है तो ऐसे में जिसके लिए n का मान कम होगा उसके लिए ऊर्जा कम होगी, और जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो पहले कम ऊर्जा वाले में भरते हैं, फिर अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में भरते हैं। अब हम बात करेंगे पाउली के अपवजन नियम की। तो पाउली के अपवजन नियम के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। अर्थात यदि वो एक ऑर्बिटल में भर रहे हैं तो उनकी जो स्पिन क्वांटम संख्या है, यानी चक्रण क्वांटम संख्या है, वो विपरीत होगी। एक की +½ होगी तो दूसरे की -½ होगी। तीसरा नियम है हुंड का उच्चतम बहुलता का नियम। इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, और ये तब तक युग्मित नहीं होते जब तक उनके लिए उपलब्ध समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता। तो इन 3 नियमों के प्रकाश में इनको ध्यान में रखते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का प्रयास करेंगे, और इसका आप साथ साथ अभ्यास करिएगा। तो आइए शुरू करेंगे। हम पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा, आइए इसमें आप देखें। एक इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु क्या है? हाइड्रोजन। इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? फर्स्ट एस में जाएगा, और इसकी जो स्पिन है वो अपवार्ड होगी, यानी ये स्पिन क्वांटम संख्या (1/2) होगी। ये आपका पहला इलेक्ट्रॉन भर गया। अब हम 2 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की बात करें। 2 इलेक्ट्रॉन परमाणु किस परमाणु होते? हीलियम में होते। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? देखिए, पहला तो जाएगा फर्स्ट एस में। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन, चूंकि फर्स्ट एस की ऊर्जा सेकंड एस की ऊर्जा से कम है, यानी अधिक ऊर्जा वाला, तो समान ऊर्जा वाला कोई ऑर्बिटल नहीं बचा यहाँ पे। तो जो उच्चतम बहुलता का नियम है उसके अनुसार ये इसमें फिर से युग्मित हो जाएगा, क्योंकि समान ऊर्जा वाला और कोई ऑर्बिटल यहाँ शेष नहीं है। तो दूसरी, लेकिन इसमें जो अपवर्जन नियम है उसके अनुसार इसकी स्पिन कैसी होनी चाहिए? इसकी विपरीत स्पिन होना चाहिए, यानी ये कैसी होगी? अपवार्ड हो ना होकर के डाउनवार्ड होगी, यानी इसकी स्पिन नीचे की तरफ होगी। अब हम 3 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व लिथियम की बात करें। लिथियम, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तीन परमाणु बात करें तो पहले 2 परमाणु तो इसी तरह भरे रहेंगे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन आपके इस ऑर्बिटल में भरे रहेंगे। तीसरा कहाँ जाएगा? इसके आगे वाले सेकंड एस में। तो इसमें ये अपवार्ड भरेगा, क्योंकि जो भी पहला इलेक्ट्रॉन भरता है ऑर्बिटल में उसकी जो स्पिन है वो अपवार्ड यानी क्लॉकवाइज होगी, और इसके लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो (1/2) होगा। अब हम बात करें 4 परमाणु वाले, वो 4 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु बेरिलियम की। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले 3 तो ये भर गए। चौथा कहाँ भरेगा? आपको पता है कि 2s और 2p की ऊर्जा में अंतर है, तो समान ऊर्जा वाला अन्य ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसी में भरेगा, और इसकी क्वांटम
माने चक्कर क्वांटम संख्या विपरीत होगी, यानी इसकी स्पिन डाउनवर्ड होगी। अब हम 5 वाले की बात करें तो 5 इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु है बोरॉन। तो बोरॉन का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, 2p में जाएगा। तो ये पहले वाले इसमें भर जाएगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु कार्बन की बात करें तो इसमें 6वां कहाँ जाएगा। आपको पता है उच्चतम बहुलता का नियम कहता है कि जब तक समान ऊर्जा वाले खाली ऑर्बिटल हैं तब तक वो युग्मित नहीं होगा। तो ये किस में जाएगा, ये सेकंड वाले में जाएगा, 2p में। अब 7 वाला नाइट्रोजन लें तो 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2p के और नेक्स्ट वाले में जाएगा। यहाँ पर उच्चतम बहुलता का नियम लागू रहेगा। अब ऑक्सीजन परमाणु लें 8 वाला, तो जो 8वां इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा। अब आप देख रहे हैं रिक्त समान ऊर्जा वाला रिक्त ऑर्बिटल नहीं बचा है इसमें, तो ये फिर इसमें युग्मित हो जाएगा, तो इसमें भरेगा। अब आप फ्लोरीन लें जिसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 9वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। अब इसमें युग्मित हो गया, अब दूसरे में युग्मित हो जाएगा। अब 10 इलेक्ट्रॉन वाला नियॉन परमाणु लें तो इसका जो 10वां इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे वाले में युग्मित हो जाएगा। इस तरह से ये भर गए। तो यहाँ पर ये क्रोड इलेक्ट्रॉन हो गए। नियॉन जो है एक अक्रिय गैस है, तो यहाँ तक कि 10 इलेक्ट्रॉन में भर गए। तो यहाँ पे 1s कंप्लीट हो गया, 2s कंप्लीट हो गया, 2p कंप्लीट हो गया। अब हम बात करें सोडियम की, जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम का जो 11वां इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, वो निश्चित है इसकी आगे वाली ऊर्जा वाली कक्षा है, इसमें 3s में जाएगा पहला इलेक्ट्रॉन। अब करें सोडियम के बाद एल्युमिनियम मैग्नीशियम जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जी 12वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, निश्चित है 12वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3s में युग्मित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समान ऊर्जा वाला कोई ऑर्बिटल नहीं बचा। अब एल्युमिनियम है 13 वाला है, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 13वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसमें कोई समान ऊर्जा वाला नहीं बचा, तो क्या में जाएगा, ये 3p में पहुँचेगा। अब सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन होते, तो 14वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ फिर आपका उच्चतम बहुलता का नियम लागू होगा। फिर ये दूसरी माने नेक्स्ट p वाले उसमें जाएगा। अब हम 15 वाले की बात करें तो जो फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन होते वो इसमें जाएगा, अगले p में जाएगा। अब हम सल्फ़र की बात करें जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन होते, तो 16वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। अब देखिए समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल नहीं बचे हैं, तो ये युग्मित होना शुरू हो जाएंगी। इसमें आएगा 17 इलेक्ट्रॉन वाला क्लोरीन का लें तो क्लोरीन का 17वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसमें युग्मित हो जाएगा। अब हम 18 इलेक्ट्रॉन वाले आर्गन की बात करें तो ये इसमें युग्मित हो जाएगा। इस तरह से ये 18 इलेक्ट्रॉन भर गए यहाँ तक। इस तरह से आप इनको भर सकते हैं। इसके आगे भी अपन देखेंगे। अब हम जब आगे देखने के पहले हम ये देख लें कि इनको हम और कैसे कैसे दर्शा सकते हैं। तो इसको दर्शाने के लिए इस तरह है, देखिए इसको पहले हम क्रूड यानी जो कच्चा इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो अब्बाउ नियम के आधार पर लिख सकते। इसको लिखने का तरीका अपन पहले भाग में समझ चुके हैं। यदि पहला इलेक्ट्रॉन भरना है तो इसको हम पहले मुख्य क्वांटम संख्या लिखेंगे 1 और उस पर ऊपर एक सफिक्स लगा देंगे, यानी एक घात लगाएंगे मूर्धांक। तो ये 1s1 यानी पहला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो गया। यदि हम हीलियम का लें, हाइड्रोजन का विन्यास इतने लिखा जाएगा। हीलियम का लिखेंगे तो कितना होगा, 1 मुख्य क्वांटम संख्या s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह बनेंगे 1s2। यदि आप लिथियम का लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 1s2
दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन 2s में जाता है तो 2s1। और यदि बेरिलियम का लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? बेरिलियम के लिए हो जाएगा 1s2 और 2s2। बोरॉन के लिए लिखेंगे तो बोरॉन में चूँकि 5 होते हैं तो जी 2p1 हो जाएगा। कार्बन के लिए लिखेंगे तो 2p2 हो जाएगा। नाइट्रोजन के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2p3 हो जाएगा। ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2p4 हो जाएगा। इस तरह से भरते जाते हैं। 2 2 4 4 8 हो गया। ऑक्सीजन के लिए 8 तक हो गया। आप फ्लोरीन के लिए लिखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 4 की जगह 5 हो जाएगा, 2p5 हो जाएगा। इस तरह से आप बढ़ते हुए लिखते जाएंगे। अब यदि आप नियोन के लिए लिखें तो नियोन के लिए हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 हो गया। 6 और 4 10। अब नियोन के आगे सोडियम है तो सोडियम में होते हैं 11। तो इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप? इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो ऐसे लिखेंगे अपन 1s2 2s2 2p6 3s1, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नियोन को एक कोष्टक में बंद कर देते हैं तो नियोन के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स में मान लीजिए भर गए। तो इसके बाद हम 3s1 लिखेंगे। यानी जो क्रूड इलेक्ट्रॉन है, जो कोर इलेक्ट्रॉन है, जो पूरे संपूर्ण माने पूरा ऑर्बिटल भरा हुआ है, उसको हम एक अक्रिय गैस के रूप में लिख देते हैं। नियोन जैसा विन्यास है बाकी अंदर का, और बाकी जो बाह्यतम कक्ष है उसका विन्यास 3s1 है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब सोडियम के आगे जो मैग्नीशियम उसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप? मैग्नीशियम में 12 होती, इसको हम 3s2 लिख देंगे तो यहाँ भी 3s2 हो जाएगा। इस तरह से यदि हम आपसे कहा जाए कि एल्युमिनियम का लिखिए तो एल्युमिनियम कितने होते? 13 होती, तो आप सीधे लिख देंगे, या तो सीधे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, या तो आप ऐसा लिखेंगे, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Ne। यहाँ पे आपने लिखी 10 3s2 और 3p1। आपको बैलेंस सेल है जो संयोजकता कोष है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको लिखना पड़ेगा अलग से। जो संपूर्ण भर गया उसको हम आप अक्रिय गैस के विन्यास के रूप में इसको लिख सकते हैं। यदि आप सिलिकॉन का लिखें 14 तो क्या करेंगे आप? यहाँ पे 3p2 हो जाएगा, यहाँ भी 3p2 लिख देंगे। तो इस तरह से आप विन्यास भर सकते हैं। अब कुछ ऐसे में देखें थोड़ा जहाँ पे आपको क्रम में चेंज करना होगा, इनको देखिए आप। यहाँ अपन बात करें आर्गन तक अपन भर चुके हैं। आप बात करें हम स्कैंडियम की। स्कैंडियम जिसका इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 21 होती है, इसको भरिए। तो 21 परमाणु क्रमांक है तो भरें आप। तो पहले क्या भरेगा? 1s में 2 भर जाएंगी, 2s में 2 भर जाएंगी, 2p में 6 भर जाएंगी, 3s में 2 भर जाएंगी, 3p में 6 भर जाएंगे। कितने हो गए? 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18। अब बचे 3। तो देखिए 4s में 2 भर जाएंगी और 3d में 1 भर जाएगा। ये हो गया क्रूड। अब इसको हम जब लिखते हैं तो लिखते समय एक बात ध्यान रखना है हमें कि एक मुख्य क्वांटम संख्या वाले ऑर्बिटल्स को हमें एक साथ लिखना है। यानी यहाँ पे हमें एक क्रम
व्यवस्थित कर देना है। 3s 3p 3p के बाद 3d लिखना है। यानी इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसा ना लिख के क्या लिख देंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d1 और 4s2 इस तरह लिखेंगे। इसका लिखने के क्रम में आपको ये ध्यान रखना है कि एक मुख्य क्वांटम संख्या वाले ऑर्बिटल्स को हमें एक साथ लिखना है। तो आप भरिए इसके क्रम में, आप बाउ नियम के क्रम में भरिए और बाद में उसको सेकंड लाइन में उसको इस तरह से व्यवस्थित करके लिख दीजिए। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि पहले यहाँ पे हमने जब क्रूड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया तो हमने 3p के बाद 4s को लिखा, इसके बाद 3d को लिखा, लेकिन जब हम प्रदर्शित करते हैं तो इसको हमें 3p के बाद 3d लिखना होता है, इसके बाद ही 4s लिखना है। ये तो एक लिखने की बात हो गई। अब कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लें जहाँ पे हमें एक अलग से नियम का ध्यान रखना है, जिसको आप लोग अपवाद बोलेंगे। वास्तव में वो अपवाद नहीं है, वो उसके कुछ कारण होते हैं उसके लिए, जिनकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। आइए हम ऐसे एक विन्यास का उदाहरण लेते हैं। आप उदाहरण लीजिए क्रोमियम का। ये परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। देखिए क्रोमियम जिसका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, परमाणु क्रमांक होता है 24। अब इसको आप इस क्रम में भरिए तो देखिए जो बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d में कितने बचे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20 और यहाँ आना चाहिए 24 4 हाँ जी 3d 4। ये आपका अभी तक जो नियम देखे उनके आधार पर विन्यास इस तरह होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 4। लेकिन इसको जब गुणों को देखा गया, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड है, इसके आधार पे इसके विन्यास का परीक्षण किया गया, तो ये इस तरह ना आकर के इस तरह आया। इसमें रहा 4s1 3d 5। इसके पीछे आप पढ़ ही चुके हैं कि जो पूर्ण पूरित और अर्धपूरित ऑर्बिटल सममिति के कारण तथा विनिमय ऊर्जा के कारण, इन दो कारणों से ये अधिक स्थायी होते हैं। 3d 4 की जगह पे 3d 5 अधिक स्थायी विन्यास रखता है और 4s और 3d के बीच में ऊर्जा का अंतराल बहुत कम होता है, इसीलिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में पहुंच जाता है और ये 3d 5 बन जाता है। इस तरह से ये विन्यास 4s1 और 3d 5 हो जाता है। इसके पीछे का कारण यही है कि 5 इलेक्ट्रॉन आने पे जो 3d का जो विन्यास है वो सम्मित हो जाता है, यानी सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है। इस सम्मिति के कारण ये अधिक स्थायी होता है। किसकी तुलना में, 3d 4 और 4s2 की तुलना में ये 4s1 और 3d 5 इलेक्ट्रॉन विन्यास अधिक स्थायी होता है और 3d में इसमें विनिमय ऊर्जा भी अधिक होती है, इससे स्थायित्व बढ़ जाता है। इसके कारण इसके विन्यास में ये अपवाद उत्पन्न हो जाता है। और इसको हम पता कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए हम फिर वही क्रम इसका चेंज कर लेंगे और एक समान क्वांटम संख्याओं को एक साथ लिखेंगे। 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 5 4s1।
इस तरह हो गया 2 2 4 6 10 2 12 6 18 5 23 1 24। ये क्रोमियम का विन्यास हो गया। इसी तरह से हम एक और उदाहरण देखेंगे, जो भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कॉपर, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 29। इसके लिए भी यही करना है आपको। इसी तरह भरेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 4s1। यहाँ पे यदि उस क्रम से भरते हैं आप, तो देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 29 होता है। तो यदि वैसे आप भरते तो ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर 3d 9 होना चाहिए, मैंने क्योंकि 4s पहले भरेगा, 4s2 3d 9 होना चाहिए। लेकिन 9 की जगह पर 10 अधिक स्थायी होता है, इसलिए यहाँ पर 3d 10 और 4s1 हो जाएगा। यहाँ पे भी वही है, जब d में 9 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका स्थायित्व तो कम रहेगा, क्योंकि 9 होंगे तो देखिए आप जे सब युग्मित हो जाएंगी, और ये यहाँ तक ये अयुग्मित रहेगा एक। और जब 10 हो जाएंगे तो ये पूरा सम्मित हो जाएगा, और इसमें विनिमय ऊर्जा भी अधिक होगी। इसलिए 3d 10 4s1 वाला जो विन्यास है वो अधिक स्थायी होता है। इसीलिए ये 3d 9 4s2 ना होकर के ये 3d 10 4s1 होता है। तो इस तरह से और भी विन्यास आप बना सकते हैं, अभ्यास करिए। जहाँ पे प्रॉब्लम हो हमें बताइए।